Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about United States of Kailasa. अब इस आर्टिकल की अगर बात की जाए तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वो तो नहीं कह सकता मैं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं. मुझे लगा कि इसको कवर करना चाहिए. एज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स आपको जानना भी चाहिए. हो सकता है इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल पूछ ले, बट मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं. ये टाइप फेल्ट लाइक कि एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को ये सब जानना चाहिए, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ. देखते हैं क्या है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा. थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. देखिए, नित्यानंद नाम का एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन. सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन मतलब जो हमारे देश में बाबा लोग होते हैं ना, जो आपको पता है कई सारे इस तरह के बाबा लोग हैं जिस पर किस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, रेप के और उन सब के, चोरी डकैती के, जेल में भी हैं कई सारे लोग. तो उसी लीग के ये भी हैं नित्यानंद, अक्यूज्ड ऑफ रेप केस इन इंडिया. तो इंडिया से ही फ्लेड आउट टू अवॉइड persecution or prosecution in the country, to avoid the law of the land. He fled out of India, escaped out of India. और इस इंसान ने यहाँ पे अपने देश में बाबागिरी करके इतना पैसा कमा लिया. अब सोचो कि he bought an island from इक्वाडोर. तो इक्वाडोर से थोड़ा सा दूर पे ही इसने पैसिफिक ओशन के अंदर, पैसिफिक कोस्ट पे एक आइलैंड ख़रीद लिया. एक अबैंडन्ड आइलैंड था, इक्वाडोर से इसने ख़रीद लिया और वहाँ पे ही क्लेम्स टू हैव सेटल्ड ए न्यू कंट्री, अ कंप्लीट हिंदू नेशन. ही अनाउंस्ड दैट ही हैज एस्टैब्लिश्ड अ कंप्लीट हिंदू नेशन इन दिसंबर 2019. जैसा एक पूरा देश होता है उसके हिसाब से अपना वेबसाइट, कितनी पॉपुलेशन है, क्या लैंग्वेज है, क्या करेंसी है, सब कुछ बना दिया इस इंसान ने. सो ही क्लेम्स टू हैव सेटल्ड दिस कंट्री बाय परचेजिंग ए डेजर्टेड लैंड और आइलैंड फ्रॉम कंट्री कॉल्ड इक्वाडोर ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका. अभी एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं है कि इसने कहाँ पे ये आइलैंड ख़रीदा है, लेकिन ये आइलैंड ख़रीद करके एक नया देश बनाने का क्लेम किया जा रहा है और उस देश का नाम रखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा. तो एज आई सेड, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कैलासा इज़ अनक्लियर, बट इट इज़ रिपोर्टेड कि इट इज़ लोकेटेड ऑन एन आइलैंड ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका. एनी विजुअल ऑफ दिस एरिया इज़ येट टू बी डिस्कवर्ड. लेकिन ऐसा क्लेम है, इसने एक अलग से देश बना दिया है एक आइलैंड के ऊपर और उस देश का नाम रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा. एंड नित्यानंद क्लेम्स टू हैव अ सेपरेट कंट्री. एज ए सेड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा. वो बात अलग है कि ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, नॉर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से देयर आर 193 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़. उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा का नाम तो ऑफ कोर्स नहीं है. अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की बात की जाए तो इसका अपना सब कुछ है. अपना नेशनल फ्लैग है, इस तरीके का कुछ फ्लैग दिखता है त्रिशूल के ऊपर. अपना पासपोर्ट है, अपना स्टेट एम्बलम है, अपना नेशनल ट्री है, अपना खुद का करेंसी है, नाम है कैलासियन डॉलर. नेशनल एनिमल नंदी. रिलीजन है सनातन धर्म. तो ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा बनाया गया है, इस पर क्लेम किया जाता है कि हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा. अपना ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल. अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, 10 अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज़ हैं. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की अगर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्लेम मिलेगा कि यहाँ पे कम से कम 10 करोड़ लोग जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं वो रहते हैं. ये मानना थोड़ा कठिन है कि 10 करोड़ लोग इस छोटे से आइलैंड पे रह रहे हों, लेकिन क्लेम तो कम से कम इस तरह का किया हुआ है ही उसके वेबसाइट पे. अब करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्यों हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों ये लगातार न्यूज़ में आ रहा है. तो हुआ क्या कि हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग चल रही थी. यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की एक मीटिंग चल रही थी जेनेवा में. वहाँ पे ये सो कॉल्ड फिक्शनल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया और उन्होंने वहाँ पे अपना ओपिनियन भी रखा. इस तरीके का स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया उन्होंने.
उस स्टेटमेंट में मेनली उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि इनके जो भगवान हैं दे रेफर नित्यानंद एज गॉड ओनली। तो कह रहे हैं कि इनके जो भगवान हैं उनके खिलाफ इंडिया में गलत तरीके से केस चलाया जा रहा है, रेप का फॉल्स एलिगेशन है। कुछ नॉन हिंदू लोग इनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन करके फॉल्स केस चला रहे हैं और इन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि इस केस को वापस ले लिया जाए। सो रिप्रेजेंटेटिव्स डिमांडेड विड्रॉल ऑफ द रेप केस अगेंस्ट नित्यानंद इन इंडिया। अभी सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच कैसे गए, जब यूनाइटेड नेशन के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा कोई रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है ही नहीं, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे पहुंच गए यूएन की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उस पर यूएन ने जवाब दिया है कि लुक, दिस सो कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे स्पोक वेरी ब्रीफली एंड दैट टू एट एन इवेंट वेयर द फ्लोर वॉज ओपन टू कॉमन पब्लिक। तो कॉमन पब्लिक के लिए फ्लोर जब ओपन किया गया, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा सो कॉल्ड कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए और इस कारण से इन्होंने जो कहा उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा सकता, इसको किसी देश का स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता। और जो भी इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा है वो सबमिशंस इररिलेवेंट हैं एंड दे विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द मीटिंग। अब देख सकते हैं कि विजय प्रिया, माँ विजय प्रिया नित्यानंद, one of the representative of this United States of Kailasa, she says कि I would like to clarify that I stated that Bhagwan Nityanand Paramasivam is persecuted in his birthplace by certain anti-Hindu elements। तो यही सब अनाप शनाप बातें हैं, बट आई फेल्ट लाइक कि आपको समझना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। लोग अलग देश भी बना दे रहे हैं, बट देखिए एक बात को अच्छे से समझिए, कोई भी देश बनाना इतना आसान है नहीं, क्योंकि देश बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए। आप अपने घर को नया देश डिक्लेयर कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोई भी नया कंट्री होने के लिए दो कंडीशंस पूरे होने चाहिए। एक तो किसी भी ग्लोबल या यूनिवर्सल लेवल के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह में मेंबरशिप होनी चाहिए, और दुनिया के बाकी देश आपको रिकॉग्नाइज करें एज ए सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोवरेन कंट्री। बाकी देश आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री, उसका एक ही मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि बाकी देश आपके देश के अंदर अपनी अपनी एम्बेसी ओपन करें। ठीक है, तो नित्यानंद के लिए ये दोनों चीज़ें करवाना अभी थोड़ा कठिन है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेंबरशिप पा लेना फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा, और दुनिया के अलग अलग देशों को कन्विंस करना कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा के अंदर अपनी एम्बेसी ओपन करें, ये सब अभी काफ़ी दूर है। और जब तक ये चीज़ें हो नहीं पाती तब तक द सो कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा विल रिमेन अ फिक्शनल कंट्री ओनली, एंड दिस पर्सन विल नॉट बी नोन एज गॉड बट जस्ट एन एब्सकॉन्डर, और you may say a person who is fugitive and absconded to avoid law of the land। अब बात की जाए इंपॉर्टेंट आर्टिकल की आज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के बारे में ज़रा समझते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में डील किया हुआ है about election commission of India। So part 15 article 324 to 329 deals with election commission, and this segment talks about the power, functions, tenure, eligibility of commissioner, of chief election commissioner and other commissioners of chief election election commission of India। तो article 324 की अगर बात की जाए तो it says कि superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for the conduct of all elections to the parliament, legislatures of every state and of elections of the offices of the president and vice president held under this constitution shall be vested in election commission of India। यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है अंडर आर्टिकल 324 कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउस, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन कराएं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायत का इलेक्शन कराना। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कराना नहीं होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की अगर बात की जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि द इलेक्शन कमीशन शाल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर
and such number of other election commissioners if any as the president from time to time fixed। तो मुद्दा यह है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा, लेकिन उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे उस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि द प्रेसिडेंट में फिक्स एंड चेंज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर मौजूदा हालत में बात की जाए तो हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अगर अभी तक की अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट फिक्सेस द सर्विस कंडीशन एंड टेन्योर and the election commissioners enjoy the same status and salary and perks as available to the judges of the Supreme Court of India। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटिंग इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और इस कारण से एक पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो मौजूदा पार्टी जिसकी सरकार है सेंट्रल लेवल पे, लोकसभा में जिसके पास मेजॉरिटी है, उस पार्टी के पास इनडायरेक्टली पावर है इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का थ्रू द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वही होंगे जिस पार्टी के लोगों के पास मेजॉरिटी होगी लोकसभा में। तो इनडायरेक्टली जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है लोकसभा में उसके पास कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कंट्रोल है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट पे। और ये चीज़ इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव हो सकती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दे सकती है दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी ऐसे ही लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी जो लोग उस पार्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेवर करें। ऐसा एक आप मान सकते हैं कि लिंक लगा करके देखा जा सकता है। तो इसी कारण से एक पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में जिसमें डिमांड किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में बदलाव लाए ताकि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो मौजूदा रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस से फ्री हो पाएँ और तभी जाकर के इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा। और उसी पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 5 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तब बनाई जाती है जब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अहम मुद्दे पे फैसला लिया जाना होता है और उसमें कुछ बदलाव लाया जाना होता है। तो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली रूल्ड कि अब सीधा सीधा प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स को इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब होगा क्या कि एक हाई पावर कमिटी बनाई जाएगी। हाई पावर कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोगों की हाई पावर कमिटी मिल करके चुनेगी द नेम्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और वो नाम फिर प्रपोज किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जिसको फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिश्नर्स की तरह अपॉइंट करेंगे। सो दिस इज हाउ the appointment process of election commissioners have been made immune from the influence of the executives, and this is how the Supreme Court has ensured कि the provision of free and fair election is maintained in our country. The next article is about World Wildlife Day, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च यानी कि आज के दिन मनाया जाता है। इसको 2013 से मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 68th सेशन जो बैंकॉक थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके 68th सेशन में फैसला लिया गया कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा पूरे दुनिया भर में। तो आखिर क्या सिग्निफिकेंस है इस डेट 3 मार्च की, वो ज़रा देखते हैं। 3 मार्च वही डेट है जिस दिन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा अडॉप्ट किया गया था 1973 में। तो 3 मार्च 1973 को साइट्स अडॉप्ट किया गया था और इसी कारण से 3 मार्च को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे।
2023 साल 2023 के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की अगर थीम की हम बात करें तो वह है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब बात की जाए अगर साइट्स की, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसको 3 मार्च को लाया गया था, जिस कारण से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है, अगर उसकी बात की जाए तो नाम से जैसा आपको पता चल रहा है, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये वो सारे स्पीसीज़ जिनके पॉपुलेशन पे धीरे धीरे डिक्लाइन होने का खतरा है या उनके पॉपुलेशन का एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, उन सारे स्पीसीज़ के इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो साइट्स इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट रिस्ट्रिक्ट्स और लिमिट्स इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रेगुलेट ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये एग्रीमेंट 1973 में लाया गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1975 से। इंडिया इज़ ए मेंबर सिंस 1976। इसका जो सेक्रेटेरिएट है इस इंटरनेशनल कन्वेंशन का, दैट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अभी साइट्स कन्वेंशन के हिसाब से जो भी स्पीसीज़ हैं दुनिया के, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में उन सारे स्पीसीज़ को रखा गया है दैट आर थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, ऐसे स्पीसीज जिनकी जनसंख्या लगातार गिर रही है और ऐसे स्पीसीज़ को हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। तो अपेंडिक्स 1 में जिन स्पीसीज़ को रखा गया है, दे आर प्रोवाइडेड विद ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, इनके ट्रेड पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। अपेंडिक्स 1 में 1082 स्पीसीज़ हैं, जैसे कि गोरिल्ला, सी टर्टल, जाइंट पांडा। दीज आर द स्पीसीज दैट आर थ्रेटेंड विथ extinction and sites prohibit international trade of these species except in some scientific research and conservation purposes। अपेंडिक्स 2 में लगभग 37,000 स्पीसीज़ हैं और अपेंडिक्स 2 में जो स्पीसीज़ हैं दे आर नॉट नेसेसरीली थ्रेटेंड, बट उनकी जनसंख्या फ्यूचर में कम हो सकती है इफ़ देयर ट्रेड इज़ नॉट कंट्रोल, एंड दैट इज़ वाई अपेंडिक्स 2 में वो स्पीसीज़ हैं जिनका अभी मौजूदा तो कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन उनके ट्रेड को फिर भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि फ्यूचर में उनके पॉपुलेशन पे कोई कमी ना आए। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पीसीज पुट इन अपेंडिक्स 2 में बी ऑथराइज्ड बाय ग्रांटिंग एन एक्सपोर्ट परमिट। तो अपेंडिक्स 1 में वो स्पीसीज हैं जिनका ट्रेड नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में हो ही नहीं सकता, स्पेशल परमिशन लगेगा, राइट, एंड दैट टू फॉर सम स्पेशल पर्पसेज लाइक साइंटिफिक रिसर्च एंड कंजर्वेशन। नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में उनका ट्रेड नहीं हो सकता, जबकि इस अपेंडिक्स 2 में जो स्पेसीज हैं उनका ट्रेड हो सकता है, बट ओनली आफ्टर अ एक्सपोर्ट परमिट इज फाइनलाइज्ड। अपेंडिक्स 3 में वो स्पेसीज हैं जो किसी एक पर्टिकुलर देश के रिक्वेस्ट करने पे इंक्लूड किए जाते हैं और उनके ट्रेड को फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो इसमें हार्डली 211 स्पीसी हैं। जैसे इंडिया ने मान लीजिए रिक्वेस्ट किया कि काऊ के ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इंडिया के रिक्वेस्ट पे अगर काऊ को अडॉप्ट भी किया जाता है साइट्स के अंदर, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 3। और इस तरीके से अपेंडिक्स 3 में वो स्पेसीज हैं दैट आर इंक्लूडेड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेसीज में बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अपेंडिक्स 1 एंड 2 ओनली बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। तो साइट्स की हर साल मीटिंग होती है जहाँ पे मेंबर कंट्रीज आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस मीटिंग को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में जो भी स्पीसीज हैं उनके लिस्ट में बदलाव करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अंदर मीटिंग करना होगा और उस पर रिजोल्यूशन लाना होगा। बट स्पीसीज में बी एडेड और रिमूव फ्रॉम अपेंडिक्स 3 एट एनी टाइम बाय एनी पार्टी यूनिलैटरली। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2015 में ये प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, इस सवाल को अटेम्प्ट करें एंड यू विल गेट द आंसर। थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड भी लगेगा, यू विल गेट द आंसर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एससीओ मीटिंग ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हमारे गुवाहाटी शहर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू किया गया है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का हेडिंग है बिजनेस टू बिजनेस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर एससीओ। सरल भाषा में कहें तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको नाम दिया गया है नेशनल आरोग्य एक्सपो। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया जा रहा है अंडर एससीओ, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि G20 के साथ साथ
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है फॉर द ईयर 2023। तो G20 के अंतर्गत जितने अलग अलग मीटिंग्स हो रहे हैं उसके अलावा अब SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी मीटिंग होंगी हमारे देश में अलग अलग जगहों पे, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये पहला मीटिंग कराया गया है जहाँ पे आयुष सिस्टम जो ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम है उसको पूरे दुनिया भर में प्रमोट करने के लिए एक एक्सपो, इंटरनेशनल एक्सपो बुलाया गया, जिसको नाम दिया गया है नेशनल आरोग्य एक्सपो। तो इंडियाज SCO प्रेसिडेंसी, इट इज़ एन ओकेजन टू टेक आयुष बेनिफिट टू द एंटायर वर्ल्ड, और उसी कॉन्टेक्स्ट में नेशनल आरोग्य एक्सपो बुलाया गया है 2 से 5 मार्च तक इन गुवाहाटी, असम। पर्पस क्या है? पर्पस इज टू टेक आयुष बेनिफिट एट द ग्लोबल लेवल और मेक आयुष पॉपुलर एट द ग्लोबल लेवल, स्पेशली अमंग द SCO कंट्रीज। अगर SCO की बात की जाए तो इसके जो और स्टार्टिंग में मेंबर्स थे वो थे 6 स्टार्टिंग के मेंबर्स थे 6। वो हैं रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। यानी कि सरल भाषा में कहें तो रसिया, चाइना के अलावा सेंट्रल एशिया के 5 में से 4 देश, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके, रसिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के 5 में से 4 देश एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ऑल्सो एडेड एज ए मेंबर ऑफ SCO। 2023 की जब मीटिंग शुरू होगी SCO की, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स की जब मीटिंग होती है, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग ऑफ SCO, जो 2023 में इंडिया के अंदर होगी, वहाँ पे ईरान जो अभी तक ऑब्जर्वर कंट्री है SCO का, उसको फुल मेंबरशिप दे दिया जाएगा और उसके साथ ही SCO के टोटल मेंबर्स हो जाएंगे 9, अभी हैं 8। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इट डज नॉट हैव पावर टू रिव्यू the functioning of electronic media like radio, television and internet media. That is correct. They can penalize newspaper, news agencies, editors and journalists. This is wrong. They cannot penalize. They can just release guidelines. So the correct answer is option A. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को लेकर के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.